आज भी माना जाता है कि जब किसी समाज को बहुत तेजी से बदलने की जरूरत होती है तो इसके लिए पत्रकारिता से कारगर कोई दूसरा हथियार नहीं है। अगर आप सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं समाज में, राष्ट्र में। आज नेशनल प्रेस डे है और इस मौके पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि समय के साथ साथ इस हथियार की धार, यानी मीडिया नाम के इस हथियार की धार कुंद हो गई है, पहले से तेज हो गई है, या फिर अलग अलग लोगों द्वारा इस हथियार का इस्तेमाल अब अपनी सहूलियत के हिसाब से किया जाने लगा है। यानी एक ऐसा हथियार बन गया है कि जिसके हाथ में है वो जिसकी तरफ इसका मुंह मोड़ना चाहे मोड़ सकता है। वर्ष 1966 में आज ही के दिन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी और इसीलिए आज के दिन को नेशनल प्रेस डे के रूप में मनाया जाता है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया प्रिंट मीडिया के कामकाज पर नजर रखती है। भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों में से एक है जहां मीडिया हजारों वर्षों से मौजूद रहा है। सिंधु घाटी की सभ्यता से मिले अवशेष इस बात के गवाह हैं कि भारत में करीब 4000 वर्ष पहले लिपि विकसित कर ली गई थी और यह लिपि ही आगे चलकर कम्युनिकेशन यानी संचार का माध्यम बनी। भारत में शब्दों के जरिए लोगों के बीच जो संवाद हजारों वर्षों पहले शुरू हुआ था वो आज दुनिया के सबसे बड़े मीडिया बाजार में बदल चुका है, क्योंकि भारत अब दुनिया का सबसे बड़ा मीडिया बाजार है। भारत में इस समय 1 लाख से ज्यादा समाचार पत्र और पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं। 1 लाख। भारत में अलग अलग भाषाओं में हर रोज 17,000 से ज्यादा अखबार प्रकाशित होते हैं और इनकी 10 करोड़ प्रतियां हर रोज छपती हैं। आप में से बहुत सारे लोग इन्हें पढ़ते भी होंगे। समाचार पत्रों के हिसाब से भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। भारत में 24 घंटे न्यूज दिखाने वाले न्यूज चैनल्स की संख्या इस समय 400 से ज्यादा है और यह भी दुनिया में सबसे ज्यादा है। यानी दुनिया भर में सबसे ज्यादा न्यूज चैनल्स हमारे देश में है, 400 से भी ज्यादा। 56 करोड़ यूजर्स के साथ भारत सोशल मीडिया के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है और इस मामले में चीन पहले नंबर पर है। यानी कभी अखबारों के जरिए, कभी न्यूज चैनल्स के जरिए तो कभी सोशल मीडिया के जरिए भारत के लोग हर समय सूचनाओं से घिरे रहते हैं और इन्हीं सूचनाओं के आधार पर आप ये तय करते हैं कि देश, आपका समाज, आपका जीवन किस दिशा में जा रहा है। आधुनिक भारत की बात की जाए तो भारत में छपने वाले पहले न्यूज़पेपर का नाम था बंगाल गैजेट, जिसका प्रकाशन एक अंग्रेज ने किया था जिनका नाम था जेम्स ऑगस्टस हिकी। और हिकी ने वर्ष 1780 में इस अखबार का प्रकाशन शुरू किया था। इसके बाद आने वाले वर्षों में द इंडिया गैजेट, द कैलकाटा गैजेट, द मद्रास कुरियर और द बॉम्बे हेराल्ड जैसे अखबारों का प्रकाशन शुरू हुआ। लेकिन 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम के बाद भारत की अलग अलग भाषाओं में छपने वाले अखबारों की संख्या लगातार बढ़ने लगी। इस स्वतंत्रता संग्राम के समय भारत में मीडिया का विस्तार इतना ज्यादा नहीं था कि इसकी खबर अखबारों के जरिए देश के कोने कोने में पहुंच पाती। लेकिन ब्रिटेन के कुछ अखबारों ने आजादी की इस पहली लड़ाई पर विस्तार से खबर उस समय भी छापी थी। यानी ये जो आजादी की लड़ाई है ये हो तो रही थी भारत में, लेकिन ब्रिटेन की प्रेस में भी इसके बारे में तब छप रहा था। हालांकि तब ये खबरें टेलीग्राफ के जरिए पहले बॉम्बे पहुंचाई जाती थी और फिर वहां से इन्हें लंदन पहुंचाया जाता था और इसमें कई हफ्तों का समय लग जाता था। स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत 10 मई 1857 को हुई थी, लेकिन ब्रिटेन के एक अखबार द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज में इस बारे में खबर 13 जून को कहीं जाकर छपी, जिसकी एक कटिंग इस समय आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। उस समय के अखबारों की ये कटिंग्स मेरठ के एक इतिहासकार अमित पाठक ने नीलामी में खरीदी थी। शुरू में ब्रिटेन के अखबार स्वतंत्रता संग्राम की खबरों को बहुत कम जगह देते थे, लेकिन धीरे धीरे ये खबर वहां के अखबारों के पहले पन्ने पर आने लगी। 18 जुलाई 1857 को ब्रिटेन के एक और अखबार द इलस्ट्रेटेड टाइम्स में इस खबर पर बहुत लंबा चौड़ा लेख छापा गया। लेकिन मजे की बात यह है कि अगर यह खबर आज के दौर में छपती तो 24 घंटे चलने वाले न्यूज चैनल्स और डिजिटल मीडिया की बदौलत यह खबर मिनटों में ब्रिटिश राज तक पहुंच जाती और जब तक लड़ाई लड़ने वाले भारतीय सिपाही मेरठ से बाहर निकलते तब तक तो ब्रिटेन अपनी सेना की टुकड़ियों को वहां भेजकर इन सिपाहियों को शायद रोक भी देता। 1857 की क्रांति के बाद एक तरफ तो भारतीयों द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले
अखबारों की संख्या बढ़ने लगी तो दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार ने इन अखबारों पर सेंसरशिप लागू करनी शुरू कर दी। यानी ये जो सेंसरशिप जो है ये आज की बात नहीं है, बहुत पुरानी है, और ये सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया था अंग्रेजों की सरकार ने। 1859 में जब बंगाल के किसानों ने नील की खेती के खिलाफ आंदोलन किया तो स्थानीय भाषा के कई अखबारों ने इस पर रिपोर्टिंग की, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इन अखबारों के खिलाफ सख्ती बरतना शुरू कर दिया और नए नए कानून बनाकर स्थानीय भाषाओं के अखबारों पर दबाव डाला जाने लगा और उनसे कहा गया कि वो कुछ भी प्रकाशित करने से पहले उसकी एक कॉपी अंग्रेज सरकार के अधिकारियों को जरूर भेजें। तो सोचिए, ये जो आज आप देख रहे हैं अपने चारों तरफ कि मीडिया पर बहुत तरह के दबाव होते हैं। मीडिया अगर कोई खबर चला देता है तो पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है, और भी बहुत सारी कार्रवाई होती हैं, अदालतों में केस कर दिए जाते हैं। ये सब अंग्रेजों ने भी किया था। 1910 में लागू किए गए प्रेस एक्ट के तहत करीब 1000 अखबारों पर कार्रवाई की गई। सोचिए, 1910 में 1000 अखबारों पर कार्रवाई की गई। 500 अखबारों पर अलग अलग तरह के प्रतिबंध लगाए गए और कई अखबारों के संपादकों पर देशद्रोह का आरोप लगाकर उन्हें जेल में डाल दिया गया। अब आपको कुछ याद आ रहा है? 1917 में महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की थी। इसे भारत के अखबारों ने प्रमुखता से छापा और अखबारों के माध्यम से देश के लोगों के मन में आजादी की अलख जागने लगी। ब्रिटिश सरकार को यह बात पसंद नहीं आई और कुछ समय बाद प्रेस इमरजेंसी एक्ट ऑफ 1931 नाम का कानून लागू कर दिया गया। इसके तहत एक बार फिर से हजारों अखबारों पर कार्रवाई की गई। इसके बाद 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई और ब्रिटेन ने भारत को इस युद्ध में खींच लिया तो अखबारों ने इसकी आलोचना शुरू कर दी और ब्रिटेन की सरकार भारत के अखबारों पर एक बार फिर से सख्त हो गई। विदेशों से आने वाली खबरों को फिल्टर किया जाने लगा और नवंबर 1939 में जब देश भर की जेलों में बंद कैदी भूख हड़ताल पर चले गए तो अखबारों से कहा गया कि वो इस भूख हड़ताल के बारे में कोई खबर न छापें। लेकिन पाबंदियों और सख्ती के बावजूद भारत के अखबारों ने आजादी की लड़ाई से जुड़ी खबरें छापना बंद नहीं किया। महात्मा गांधी के भाषणों को प्रमुखता से छापा गया। दांडी मार्च और भारत छोड़ो जैसे आंदोलनों को अखबारों में अच्छी खासी जगह मिली। क्रांतिकारी भगत सिंह की फांसी के ट्रायल और शहीद चंद्रशेखर आजाद की हत्या की खबरों पर भी बड़े पैमाने पर उस समय मीडिया में रिपोर्टिंग हुई। हालांकि जब ब्रिटेन की सरकार ने काफी सख्ती की और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की रिपोर्टिंग करने से अखबारों को रोका तो उस समय ऑल इंडिया न्यूज़पेपर एडिटर्स कॉन्फ्रेंस ने ब्रिटिश सरकार को यह भरोसा दिलाया कि वो इसकी खबरें छापने से परहेज करेंगे। यानी उस समय भारत के बहुत सारे जो एडिटर्स थे उन्होंने ब्रिटिश सरकार के साथ समझौता कर लिया, लेकिन इसके बावजूद लोगों तक सूचनाएं पहुंचाने का काम रुका नहीं। गोपनीय रेडियो संदेशों के जरिए आंदोलन की खबरें सुनाई जाने लगी और कई अखबारों ने अंडरग्राउंड पब्लिकेशंस शुरू कर दिए। 1946 में जब भारत में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई और भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की रूपरेखा तय की जाने लगी तब मीडिया पर लगी पाबंदियां तो कम हो गईं, लेकिन तब हिंदू प्रेस और मुस्लिम प्रेस के बीच लड़ाई छिड़ गई। यानी मीडिया भी दो हिस्सों में तब बट गया 1946 में। यह बात आपके ध्यान देने योग्य है। भारत का मीडिया 1946 में ही आजादी से एक साल पहले दो हिस्सों में बट गया था, पोलराइज हो गया था, हिंदू प्रेस और मुस्लिम प्रेस, और इन दोनों के बीच लड़ाई छिड़ गई। यानी अंग्रेजों से लड़ते समय तक तो भारत का मीडिया एक था, लेकिन जैसे ही अंग्रेजों ने भारत को आजादी देने का ऐलान किया तो आजादी से पहले ही सबसे पहले भारत का मीडिया बट गया और भारत के मीडिया का ये जो पहला बंटवारा हुआ ये धर्म के आधार पर हुआ था। इसके बाद वो पल आया जिसके लिए भारत के लोगों ने, नेताओं ने और मीडिया ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी थी, यानी आजादी का पल। भारत के लगभग सभी अखबारों के पहले पन्ने पर आजादी से जुड़ी खबरें छपी थीं। देश भर के लोगों को इन्हीं अखबारों के जरिए आजादी के बारे में पता चला। उस समय के अखबारों की कटिंग्स इस समय आप देख रहे हैं, जबकि पाकिस्तान के कुछ प्रमुख अखबारों ने 15 अगस्त के दिन आजादी की खबर तो छापी ही नहीं, बल्कि लाहौर से छपने वाले अखबार द सिविल एंड मिलिट्री गैजेट ने सिर्फ दंगों, बंटवारे और खून खराबे की खबरें छापी और भारत के आजाद होने की खबर छापी ही नहीं। यह सब होता था। जब भारत आजाद हुआ
यानी 1947 में, तब भारत में 214 डेली न्यूज़पेपर्स थे जो हर रोज छपते थे। 214 अखबार थे। आजादी के बाद से जैसे जैसे भारत बदलने लगा, मीडिया के कामकाज करने का तौर तरीका भी बदलने लगा। यहां खास बात यह है कि आजादी से पहले मीडिया का जो उद्देश्य था, वो पूरे मीडिया का एक ही उद्देश्य था, और वो ये था कि आजादी के आंदोलन को लेकर भारत के लोगों तक सूचनाएं पहुंचाना, उन्हें जागरूक करना और आजादी के इस आंदोलन को और मजबूत करना। पूरा भारत का जो मीडिया था इस ओर काम कर रहा था पूरे एकता के साथ। लेकिन जब आजादी मिली तो यह मीडिया बंट गया और इसकी शुरुआत हुई सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार के खुलासों से। 1948 में ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त वीके कृष्ण मेनन ने 80 लाख रुपए में सेना के कुछ पुराने जीप्स खरीदने के सौदे पर हस्ताक्षर किए। 80 लाख रुपए का सौदा था, सेना के लिए जीप खरीदी जानी थी, लेकिन इसके लिए उन्होंने सरकार की अनुमति तब नहीं ली थी। जितनी रकम देकर ये जीप्स खरीदी गईं, उतने में अमेरिका और कनाडा जैसे देशों से सेना को नई गाड़ियां मिल जाती। मीडिया ने बड़े पैमाने पर इस घोटाले की रिपोर्टिंग की और शायद पहली बार आजाद भारत के लोगों का सामना घोटाले और स्कैम जैसे शब्दों से हुआ। सवाल तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर भी उठे, क्योंकि वीके मेनन उनके करीबी थे, उनके फेवरेट थे। विपक्ष और मीडिया द्वारा इस घोटाले की आलोचना किए जाने के बावजूद नेहरू ने मेनन को अपने मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाए रखा और वो देश के रक्षा मंत्री भी बाद में बनाए गए। यानी इतने बड़े स्कैम के बावजूद मेनन ने ना तो इस्तीफा दिया और ना ही नेहरू ने मेनन को हटाया। लेकिन भारत का जो मीडिया था उसने पहली बार एक बड़े भ्रष्टाचार का जो खुलासा है वो इस समय किया था, जो जिसको आप जीप घोटाले के नाम से जानते हैं। इसके बाद 1962 में भारत का चीन के साथ युद्ध हुआ और आजाद भारत में पहली बार किसी युद्ध की रिपोर्टिंग इस स्तर पर की गई। इस युद्ध पर उस समय के अखबारों की हेडलाइंस पर अगर आप गौर करेंगे तो आपको लगेगा कि शायद आज भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद पर रिपोर्टिंग की जा रही है। लगभग सब कुछ वैसा ही था। आप बड़ी स्क्रीन पर देखिए 1962 के अखबारों ने कैसे, देखिए, चाइनीज ट्रूप्स विड्रॉ फ्रॉम गलवान पोस्ट। देखिए ये लिखा है, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप 1962 के नहीं 2020 के अखबार पढ़ रहे हो, क्योंकि तब भी लड़ाई इसी गलवान से शुरू हुई थी। इसके बाद वर्ष 1965 में भारत का पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ। तब ज्यादातर विदेशी और पाकिस्तानी अखबार भारत पर पाकिस्तान की जीत की झूठी और आधी अधूरी खबरें छाप रहे थे। सोचिए, उल्टी खबर छाप रहे थे। वो छाप रहे थे कि पाकिस्तान जीत गया इस युद्ध में और भारत हार गया। ऐसे में भारत के अखबारों ने सच को दुनिया के सामने रखा। यह आजाद भारत में शायद पहली ऐसी घटना थी जिस पर विदेशी मीडिया एक प्रोपेगेंडा के तहत खबरें प्रकाशित कर रहा था भारत के विरुद्ध। फिर 1971 का युद्ध हुआ, जिसके बाद पाकिस्तान दो टुकड़ों में बंट गया और एक नए देश बांग्लादेश का जन्म हुआ। इस दौरान भारत के अखबारों ने न सिर्फ युद्ध पर सटीक रिपोर्टिंग की, बल्कि पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों पर भी कई विस्तृत रिपोर्ट्स तब छपी और पश्चिम के देशों को भी एक हद तक समझ आने लगा कि पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तान की सेना कैसे लाखों लोगों का नरसंहार कर रही है। हालांकि तब भारत की मुस्लिम प्रेस से जुड़े कई अखबारों ने इस संकट को भारत की ही देन बताया था। फिर भी मोटे तौर पर भारत का मीडिया उस समय सरकार और सेना के साथ खड़ा था, लेकिन जल्द ही हालात बदलने लगे। 1971 के युद्ध के सिर्फ 4 साल के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी भारत के लोगों और मीडिया ने कल्पना नहीं की थी। 25 जून 1975 की आधी रात को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारत में इमरजेंसी लगाई और इसके साथ ही भारत में प्रेस की आज़ादी को पहली बार छीन लिया गया। इमरजेंसी के दौरान 3801 अखबारों को जब्त किया गया। 327 पत्रकारों को मीसा कानून के तहत जेल में डाल दिया गया। 327 पत्रकार, 290 अखबारों में सरकारी विज्ञापन बंद कर दिए गए। रॉयटर्स सहित कई विदेशी न्यूज एजेंसियों के टेलीफोन और दूसरी सुविधाएं खत्म कर दी गई। 51 विदेशी पत्रकारों की मान्यता रद्द हुई। 29 विदेशी पत्रकारों को भारत में एंट्री देने से मना कर दिया गया। उस दौर में संपादकों के एक समूह ने सरकार के सामने घुटने टेक दिए थे। दिल्ली के 47 संपादकों ने, सोचिए, दिल्ली के ये इसी लटियंस जोन के 47 संपादकों ने 9 जुलाई 1975 को इंदिरा गांधी द्वारा उठाए गए सभी कदमों के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की थी। यहां तक कि इन संपादकों ने अखबारों पर लगाई गई सेंसरशिप को भी सही ठहराया।
ऐसे संपादकों के बारे में बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी का वो कथन बहुत मशहूर है, जब उन्होंने एक बार कहा था कि जब उन्हें झुकने के लिए कहा गया तो वो रेंगने लगे। यानी अखबारों के जो संपादक थे, इन्हें इंदिरा गांधी ने झुकने के लिए कहा था, लेकिन ये तो रेंगने लगे। हालांकि कुछ अखबार ऐसे थे जिन्होंने इमरजेंसी का खुलकर विरोध किया। उस समय एक राष्ट्रीय अखबार ने इमरजेंसी के विरोध में संपादकीय पन्ने पर खाली जगह छोड़ दी थी और अपना विरोध प्रकट किया था। जिस तरह आजादी के बाद भारत का मीडिया विचारधारा के आधार पर दो हिस्सों में बटा, ठीक वैसा ही इमरजेंसी के दौरान और उसके बाद भी हुआ। यानी आज जो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि मीडिया हमारे देश का आजादी के पहले तक तो एक साथ रहा, लेकिन उसके बाद हमेशा से ही बटा हुआ था। जो पत्रकार सरकार के साथ थे वो आगे चलकर दरबारी पत्रकारों में बदल गए और जो खिलाफ थे उनके लिए मुश्किलें और बढ़ने लगी। दरबारी पत्रकारों को बड़े बड़े सम्मान मिलने लगे, जैसे पद्मश्री, ऐसे सम्मान उन्हें मिलने लगे। बड़े बड़े पत्रकार पहले पद्मश्री पाते थे, फिर ये पत्रकार राज्यसभा के सांसद बनकर राजनीति में आने लगे। बड़े बड़े अखबारों के जो मालिक थे वो संसद में जाने लगे। संपादकों ने पत्रकारिता के सिद्धांतों से समझौता कर लिया और इसके लिए उन पर इनामों की बौछार होने लगी, अवार्ड्स मिलने लगे। इस गैंग को हम पुरस्कार गैंग के नाम से जानते हैं और ये शब्द हमने आपको पहले भी कई बार बताया है। पुरस्कार गैंग उस समय भी था और पुरस्कार गैंग आज भी है। यानी पुरस्कार गैंग जो है ये हमारे देश में कई दशकों से चला आ रहा है। तब तक भारत में सिर्फ अखबारों और रेडियो के जरिए ही सूचनाएं पहुंचती थी और सरकार के अधीन चलने वाला दूरदर्शन भी लोगों को सिर्फ वही बताता था जो सरकार चाहती थी। 90 के दशक में बोफोर्स घोटाला हुआ, शेयर मार्केट और चारा घोटाला भी हुआ, लेकिन इन स्कैम्स की ज्यादातर रिपोर्टिंग भी अखबारों के जरिए ही की गई। रेडियो तब इसके ज्यादा रिपोर्टिंग नहीं कर पाया और दूरदर्शन भी नहीं। लेकिन जल्द ही खबरों पर कुछ मुट्ठी भर अखबारों का एकाधिकार समाप्त होने लगा था। इमरजेंसी के 2 दशकों के बाद भारत में प्राइवेट सैटेलाइट चैनल्स की एंट्री हुई। पहली बार जी न्यूज भारत का पहला प्राइवेट चैनल था। वही जी न्यूज जो इस समय आप देख रहे हैं, यह भारत का पहला 24 घंटे का प्राइवेट चैनल था, जिसकी स्थापना 1995 में हुई। इसके बाद देखा देखी भारत में दूसरे प्राइवेट न्यूज चैनल्स भी लॉन्च होने लगे और आज आपने देखा होगा भारत में 400 से ज्यादा न्यूज चैनल्स हैं। इस स्थिति ने पत्रकारिता को एक रेस में बदल दिया। हालांकि इसके कुछ सुखद परिणाम भी हुए और कुछ दुखद परिणाम भी सामने आए। अच्छे परिणामों की बात करें तो पहली बार ऐसा हुआ जब मीडिया में कही जाने वाली बातें लोगों के मन में गहराई तक उतरने लगी। 99 के कारगिल युद्ध के रूप में पहली बार देश के लोगों ने किसी युद्ध का टेलीविजन पर अपने घरों में बैठकर प्रसारण देखा। ये वो दौर था जब भारत में इंटरनेट का भी विस्तार शुरू ही हुआ था। न्यूज़ वेबसाइट्स उसके बाद बनाई जाने लगी और जिन लोगों के पास इंटरनेट की सुविधा थी और इस युद्ध के बारे में विस्तार से वो इंटरनेट पर भी पढ़ने लगे। लेकिन तब इंटरनेट बहुत नया था, यानी इसके साथ ही धीरे धीरे सोशल मीडिया का दौर शुरू हुआ। इसके बाद कंधार हाईजैक की घटना हुई जब आतंकवादियों ने इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट 814 को हाईजैक कर लिया था। जी न्यूज़ ने तब इस घटना की लगातार 24 घंटे रिपोर्टिंग की थी और देश के लोगों ने 24 घंटे लगातार नॉन स्टॉप रिपोर्टिंग क्या होती है वो पहली बार जी न्यूज़ पर देखा। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.